वेलकम टू साइंस के लिए क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस के लिए क्लासेस पर। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट जो परीक्षा होने वाली है 2 से 4 जुलाई के बीच में, उसके मॉडल पेपर लेकर आए हैं। रोज आपको एक मॉडल पेपर प्राप्त होगा। तो चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो इसको जो है सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट्स मिलती रहे। और रोज एक मॉडल पेपर आपको मिलेगा 10 बजे के समय पर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पूरा मॉडल पेपर है, ये 150 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे आपको। 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन 1 है, जीन प्याजे के संगठनात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस प्राप्त प्रदर्शित करने लगता है? ए संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी मूल संक्रियात्मक अवस्था, कंसलीट ऑपरेशनल स्टेज, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा, पहला ही हो जाएगा इसका, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका सही आंसर है संवेदी प्रेरक अवस्था। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, लेव वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे का अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा का उपयोग करना क्या कहलाता है? ए आत्मकेंद्रिक वाक, ईगो सेंट्रिक स्पीच, बी निजी वाक प्राइवेट स्पीच, सी सामाजिक वाक, डी जोर से बोलना। तो इनमें से जो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है निजी वाक प्राइवेट स्पीच कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 3 है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। ये तर्क किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ए, ए दंड एवं आज्ञाकारिता, पहला है दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास, बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। तो ये है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास है। सी यहाँ का पर उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, अंतर्दृष्टि या सूझबूझ द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए बी एफ स्किनर, बी ई एल थर्नडाइक, सी गेस्टोलवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर, डी इवान पॉवलोव। तो ये किया था आपका गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर। इसका आंसर सी सही हो जाएगा यहाँ पर, गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर। प्रश्न संख्या 5 है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अलग विद्यालय में शिक्षा देना, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में शामिल करना, केवल मेधावी बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करना, केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को। सही आंसर है इसका ये वाला, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को नियमित प्रणाली में शामिल करना। यही जो है एजुकेशन का मतलब है, इंक्लूसिव एजुकेशन का यही सही मतलब है। अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, सतत एवं मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन सीसीई में व्यापक मूल्यांकन कंप्रहेंसिव शब्द का क्या अर्थ है? ए केवल संज्ञानात्मक शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन, बी केवल सह संज्ञानात्मक सह शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन, डी वर्ष के अंत में ली जाने वाली लिखित परीक्षा। तो ये होती है आपकी संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन। यहाँ पर सी उत्तर जो है सही है। सी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे के विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने में अत्यधिक कुशल होते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? ए अंतरा व्यक्तिक बुद्धि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, बी अंतर व्यक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सी भाषाई बुद्धि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, डी स्थानिक बुद्धि स्पेशियल इंटेलिजेंस। राइट आंसर होगा यहाँ पर
अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, यहाँ पर बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंट्रोल्ड एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? एक तानाशाह और कठोर प्रशासक की केवल एक मार्गदर्शक, सुगमकर्ता और प्रेरक की, कक्षा में निष्क्रिय रूप से बैठने वाले दर्शक की, सभी ज्ञान को रटवाने वाले एकमात्र स्रोत की। तो ये केवल एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। बी वाला यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, केवल एक मार्गदर्शक, सुगमकर्ता और प्रेरक। अगला प्रश्न है, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया? थर्नडाइक, पावलोव, सी स्किनर, डी हल। तो ये दिया था आपका थर्नडाइक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, थर्नडाइक ने ये दिया था। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का मुख्य रूप किससे संबंधित होता है? ए अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, बी अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सी अनुकरण, और डी अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी। तो राइट आंसर होगा इसका आपका अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, वायोगोत्सी के अनुसार वयस्क द्वारा बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सुधारने के लिए प्रदान की जाने वाली अस्थायी सहायता को क्या कहा जाता है? ए मचान पहाड़, स्कैफोल्डिंग, बी समीवश विकास का क्षेत्र, ZPD, सी आत्म सतीकरण एसिमिलेशन, डी समय साधारण इक्विलिब्रियम। तो इस ये कहलाता है आपका समी मचान पहाड़ या स्कैफोल्डिंग। ए वाला यहाँ पर सही हो जाए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 12 है, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ए टेक्स्ट, इस प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। इसकी क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? IQ बराबर CA बटा MA इंटू 100, IQ बराबर MA बटा CA इंटू 100, IQ बराबर MA बटा CA गुणा 10, IQ बराबर गुणा। तो सही सूत्र हैगा इसका IQ बराबर मेंटल एज बटा जो है कैपेसिटिव एज, जो कैलकुलेशन एज होती है, और 100 होती है। तो IQ बराबर होता है आपका मानसिक बुद्धि, और नीचे होती है कि ओरिजिनल, और गुणा 100 कर देते हैं। प्रश्न है, त्याजी के अनुसार जब बच्चा अपनी पुरानी योजनाओं में नए अनुभवों को शामिल करता है तो इसे क्या कहा जाता है? आवाज, एकोमोडेशन, बी आत्मसातीकरण एसिमिलेशन, सी संगठन ऑर्गेनाइजेशन, डी कूद संकेतन या एनकोडिंग। तो इसे कहा जाता है आपका आत्मसातीकरण एसिमिलेशन। इसका बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ से। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन थर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी बहु अनुक्रिया का नियम। तो ये नहीं है आपका बहु अनुक्रिया का नियम। डी वाला यहाँ से ऑप्शन सही हो। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की अक्षमता से संबंधित है? ए पढ़ने की क्षमता, बी लिखने की क्षमता, सी गणितीय गणना की क्षमता, और डी जो है चलने फिरने की अक्षमता। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर पढ़ने की क्षमता से। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, पढ़ने की क्षमता। प्रश्न संख्या 16, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम के लिए किस प्रकार प्रेरित किया जाना चाहिए? ए पुरस्कार और दंड के अत्यधिक उपयोग द्वारा सहयोगात्मक अधिगम और खोजी दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, सी केवल अंकों और परीक्षा में प्रथम आने की होड़ कराकर, डी निष्क्रिय श्रवण और रटने की आदत डालकर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सहयोगात्मक अधिगम और खोजी दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन ड्यूवी ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? ए रटने की क्षमता पर, बी करके सीखने और समस्या समाधान पर, सी केवल पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान पर, डी केवल शिक्षक के व्याख्यान पर। तो ये करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, और इसका समस्या समाधान पर आधारित है। बी वाला ऑप्शन इसका भी सही होगा। प्रश्न संख्या 18 है, अधिगम व्यापार में
व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन एक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? क्रो का, बी स्किनर का, सी गेट्स का, डी वुडवर्थ का। तो ये भी स्किनर ने कहा था, अधिगम व्यवहार में अनुत्तर अनुकूलन स्किनर ने कहा था। प्रश्न संख्या 19 है, एक शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नई अवधारणा से जोड़ने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, शिक्षार्थियों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, बी, ज्ञान का स्थानांतरण और अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करना, सी, रटने की प्रवृत्ति को मजबूत बनाना, डी, समय की बचत करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका भी बी ऑप्शन ही सही होगा, ज्ञान का स्थानांतरण और अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करना। बी यहां से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, व्यक्तित्व मापन की रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण रोरशा ब्लॉट टेस्ट किस प्रकार की एक विधि है? बी, ए, आत्मनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव, बी, वास्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव, सी, प्रक्षेपी विधि, प्रोजेक्टिव, डी, प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रक्षेपी विधि या प्रोजेक्टिव। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी में किस पर सबसे अधिक बल दिया गया है? ए, उद्दीपक स्टिमुलस पर, बी, पुनर्बलन री इन्फोर्समेंट पर, सी, अनुकरण लिमिटेशन पर, डी, अंतर्दृष्टि इनसाइट पर। ये दिया है पुनर्बलन री इन्फोर्समेंट। प्रश्न संख्या 22 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए? ए, आदेश देने वाला डिक्टेटर, बी, सुगमकर्ता फैसिलिटेटर, सी, नेता लीडर और डी, उपदेशक प्रीचर। तो इसकी भूमिका जो है सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए, फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए। बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र कक्षा में बार बार असफल हो रहा है तो एक शिक्षक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? छात्र को दंडित करेंगे और कक्षा से बाहर निकाल देंगे, बी, उसकी विफलता के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे और उपचारात्मक शिक्षा देंगे, सी, उसके माता पिता से शिकायत करके अपना पल्ला झाड़ लेंगे, डी, उसे पढ़ाई छोड़कर कोई कोई काम पकड़ने की सलाह देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, उसकी विफलता के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे और उपचारात्मक शिक्षण देंगे, बी ऑप्शन। अब बात करते अगले सिद्धांत की, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कुल कितने कारक कोष शामिल किए गए थे संशोधित रूप में? ए, 120, बी, 150, सी, 180 और डी, 100। बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा 180। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट है? ए, दत्त कार्य असाइनमेंट, बी, मौखिक प्रश्न ओरल क्वेश्चंस, सी, सत्रांत परीक्षा टर्म एंड एग्जामिनेशन, डी, आपका प्रश्नोत्तरी और खेल। तो ये सत्रांत परीक्षा को आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, सी ऑप्शन यहाँ से सही। प्रश्न संख्या 26 है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? ए, कॉल एवं ब्रूस ने, बी, रॉस ने, सी, वैलेंटाइन ने और डी, स्टैनली हॉल ने। तो ये कहा था आपका कॉल एवं ब्रूस। नहीं नहीं, यहाँ रोस ने कहा था। एक, ये वो कॉल एवं ब्रूस ने कहा था, ये सही है। विकास के संदर्भ में मस्तकोधोमी सेफलोपोडल नियम क्या बताता है? विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, विकास सिर से पैर की ओर, भी सही। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के समाजीकरण के सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए, विद्यालय, बी, मीडिया, सी, परिवार, डी, धार्मिक संस्थान। तो इसमें निभाते हैं आपके परिवार, फैमिली जो होती है वो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सबसे उपयुक्त सूचक है?
समस्याओं के मौलिक और लीक से हटकर समाधान सोचना। सी बी पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को हूबहू याद कर लेना। सी कक्षा में चुपचाप बिना कोई सवाल पूछे बैठे रहना। डी दूसरों के कार्यों की नकल करना। तो राइट यहाँ पर आंसर होगा आपका समस्याओं के मौलिक और लीक से हटकर समाधान सोचना। तो प्रश्न संख्या 30 है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए क्रोध और भय, बी उत्तेजना, या भावों में उथल पुथल, सी स्नेह और प्रेम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो दोस्तों यहाँ पर पैडागोजी समाप्त हो गई है आपकी। 30 नंबर प्रश्न की हमने पैडागोजी थी यहाँ पर हमारे पास। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करें ताकि आप और लोगों का भी भला हो जाए और लोग भी हमसे जुड़ सके। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है? हिंदी है। अब हम हिंदी की ओर चलेंगे। ठीक है, हिंदी की ओर चलते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है स्क्रीन पर आपकी, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठे और अघोष दोनों है? ए गा, बी घा, सी का, डी खा। तो ये का जो होता है ये कंठे और अघोष दोनों। का जो है ये कंठे भी है आपका और अघोष भी। अगला प्रश्न है अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए अनु प्लस आय, बी अन प्लस वय, सी अनु प्लस आय, डी अनु प्लस आय। ये सही होगा अनु प्लस छोटा आ और या वाला अनु प्लस आय। अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पर आप, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्यय अपव्यय भाव समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अब व्ययी भाव समास, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही। 34 प्रश्न है अल्ले का सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ए कानन, बी उपवन, सी वाटिका और डी रसूल। तो इसका सही हो जाएगा आपका कानन। स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ए चंचल, बी चेतन, सी जंगम और डी जड़। सही होगा इसका जंगम। स्थावर शब्द का विलोम होता है जंगम। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मदद करने से साफ मना करना, बी अंगूठे पर चोट लगना, सी चिढ़ाना, डी आदर प्रकट करना। तो अंगूठा दिखाने का जो सही मुहावरे का अर्थ है वो मदद करने से साफ मना करना है। ए ही वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम यहाँ से लेंगे प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कवित्री लिखा है, बी वे भी कवित्री लिखा है, सी कवित्री, डी कवित्री। देख के बताइए कौन सा कवित्री सही लिखा हुआ है। इसमें सही लिखा हुआ है ई वाला। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ए अल्पक, बी सर्वक, बी सी बहुग, डी अग। तो जो सब कुछ जानता हो उसको आप कहते हैं सर्वक। तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। तो ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग पास पास समानी। ये प्रसिद्ध पंक्ति किस संत कवि की है? ए कबीरदास, बी रेदास, सी मलूक दास, डी गुरु नानक। ये पंक्तियां हैं आपकी रेदास। किसकी पंक्तियां हैं ये? रेदास। अगला प्रश्न है
41। अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए अल, बी अल, सी अलम, डी अलन। बताइए कौन सा उपसर्ग लगाया गया है इसमें? तो ये लगाया गया है आपका, यहाँ सी है आपका अलम। 42। घृणा किस रस का स्थायी भाव है? ए भयानक रस, बी विभत्स रस, फिर रौद्र रस है, डी करुण रस है। तो ये विभत्स रस का है आपका। 42 का डी ऑप्शन है, यहाँ विभत्स रस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, चरुण चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताना है आपको। ए यमक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी श्लेष अलंकार, और फिर है डी उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। प्रश्न संख्या 44 है, लड़का पेड़ से गिरा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो कारक है, ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी कर्म कारक। राइट ऑप्शन होगा यहाँ से आपका सब अपादान कारक, बी वाला से। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ए स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, डी राजा राम मोहन राय, डी बाल गंगाधर तिलक। राइट ऑप्शन होगा इसका स्वामी दयानंद सरस्वती। निर्देश है, प्रश्न संख्या 46 से 50 तक एक गद्यांश है। उस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको उत्तर बताना है। तो गद्यांश एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मुझसे छोटा करना पड़ेगा। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्तियों को जगाना और उससे एक अच्छा इंसान बनाना है। केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेना या बड़ी बड़ी उपाधियां ले लेना शिक्षा नहीं है। यदि हमारे व्यवहार में शालीनता, विनम्रता और करुणा नहीं है तो हमारी शिक्षा अधूरी है। आज की शिक्षा पद्धति में नैतिक मूल्यों का हास चिंता का विषय है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो चरित्र निर्माण में सहायक हो, राष्ट्र के प्रति भावना जगाए। गद्यांश के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त करना, बी मनुष्य के भीतर छिपी शक्तियों को जगाना और अच्छा इंसान बनाना, सी अधिक धन कमाना, केवल किताबी बातें रटना। तो सही उत्तर होगा मनुष्य के भीतर छिपी शक्तियों को उजागर करना और उनको जो है फिर अच्छा इंसान बनाना। ये आपका होगा। उसके बाद शिक्षा को कब अधूरा माना जाता है? ए जब व्यक्ति को नौकरी ना मिले, बी जब व्यक्ति विदेश ना जा सके, सी हमारे व्यवहार में शालीनता, विनम्रता और करुणा ना हो, डी जब व्यक्ति परीक्षा में प्रथम ना आए। तो सही आंसर होगा इसका जब हमारे व्यवहार में शालीनता, विनम्रता और करुणा ना हो तो जो होती शिक्षा अधूरी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है? ए स्कूलों की कमी, बी नैतिक मूल्यों का ह्रास, सी पुस्तकों का भारी बोझ, डी फीस में वृद्धि। तो वर्तमान शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है वो आपका हैगा नैतिक मूल्यों का ह्रास की इस टाइम कमी है। विनम्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ए वी, बी नम्र, और सी ता, डी इता। तो इसमें जो हैगा आपका प्रत्यय जुड़ा हुआ है ता, विनम्रता। चरित्र शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? ए चारित्रिक, जी बी चरित्री, सी चरित्रवान, डी चरित्रता। सही उत्तर होगा चरित्रित। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाया जाता है? ए व्याकरण अनुवाद विधि, बी प्रत्यक्ष विधि, सी सूत्र विधि, डी द्विभाषा विधि।